नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में अनुच्छेद 371 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग इस मुद्दे पर एसकेएम को घेर रहे हैं, वहीं अब पार्टी ने अनुच्छेद 371 को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। सरकार के तरफ से कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने कहा है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि राज्य में अनुच्छेद 371 का उल्लंघन हुआ है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। गौरतलब है कि वित्त विधेयक 2023 में सिक्किम के लोगों को टैक्स से छूट मिली है, लेकिन सिक्किम के लोगों को छूट देते हुए सिक्किमीज लोगों को परिभाषित किया गया है, जिससे कई संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। पिछले 10 अप्रैल को इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय सत्र भी बुलाया गया था, जिसमें कई बार हंगामा हुआ। आज एक बार फिर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सिक्किम में अनुच्छेद 371 का उल्लंघन नहीं हुआ तो फिर बवाल क्यों मचा हुआ है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एसकेएम पार्टी के प्रवक्ता नवराज गुरुंग, विपक्षी पार्टी एसटीएफ के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, ज्वाइंट एक्शन काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट शिक्षक और जागरूक नागरिक तीर्थ शर्मा। साथ ही इस दौरान कई और संगठनों के नेताओं से भी हम बात करेंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम सुनते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने क्या कहा है। सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको नातामा है अनि तपाईको भारत रत्न बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको अगाडि शालीको अगाडि म एउटा च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। एउटा च्यालेन्ज यी सबै व्यक्तिहरूलाई जसले सिक्किम सब्जेक्ट उड्यो 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 भनेर बस्दिन कुदैछ, एउटा च्यालेन्ज यही सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसनले यो 15वटा पोस्ट एसिस्टेंट डाइरेक्टर आईपीआर को आईटी डिपार्टमेंट को एसिस्टेंट डाइरेक्टर को 15वटा पोस्ट को एडभर्टाइजमेंट गरेको छ। स्पेशली यहाँ मैडम हुनुहुन्छ है। त्यसको लास्ट डेट हो 6 तारिक मे 2023 हो। लास्ट डे अफ एप्लिकेशन इज 6 मे 2023 है। अनि जसले सिक्किम सब्जेक्ट उड्यो अनि सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन उड्यो अनि अब यसलाई चाहिँदैन, अब यो त कामकै छैन भनेर भन्दैछ। 371 एक्ट जसले उड्यो भन्दैछ उनीहरूले यो 6 तारिक मे भित्र सिक्किम सब्जेक्ट भएको होइन, किनभने सिक्किम सब्जेक्ट भएकोले त भएकोलाई त प्रोटेक्टेड छ, उ त हामी भन्दैछौँ भएकोले पाउँछ। तर यो उड्यो भन्नेले त अब नभएकोलाई पनि दिलाउनु पर्यो। जसले उड्यो भन्दैछ सिक्किम सब्जेक्टको काम लाग्दैन, यो सिवाईको पनि काम लाग्दैन अनि 371 उड्यो भन्दैछ उनीहरूले 6 तारिक मे 2023 भित्रमा आरसी भएकोले एप्लाई गरेर उनीहरूको एसपीएससी ले एक्सेप्ट गरेको देखाऊ। त्यो बेलुका म रिजार्भेसन दिन्छु सिक्किमको मुख्यमन्त्रीको पदमा। अनि हामी जतिजना मन्त्री एमएलएहरू एसकेएम सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको जम्मै एमएलएहरूले रिजाइन दिएर हामी जान्छौँ। तो नवराज गुरुंग हैं एसकेएम के। नवराज, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री बातें कह रहे हैं और पूरी दावा के साथ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये साबित कर दे कि एसकेएम सरकार जो संविधान में अनुच्छेद 371 जो बना हुआ है सिक्किम के लिए खास तौर पर, उसका उल्लंघन कर रही है तो वो इस्तीफा देने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ तैयार हैं। जरा हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है विस्तार से, आखिर उन्होंने क्या समझाया विपक्षी दलों की जिनकी ये मांग रही है कि सिक्किम के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, कल का मुख्यमंत्री साहब का भाषण में उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि 371 एफ या तो सिक्किम का जो पुराना कानून है उसमें कोई भी किस्म का उल्लंघन नहीं हुआ है ये फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। और अगर कोई भी ये साबित कर सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट का वजह से पुराना कानून नहीं, या तो 371 एफ में अगर कुछ वो रिजाइन करने के लिए तैयार है बोल के मुख्यमंत्री साहब ने ये कल उनका संभाषण में बोल दिया था। और उन्होंने 3 बातें कही। एक उन्होंने कहा कि एक सिक्किम में एक एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक
एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और उसका लास्ट डेट है 6 में वो 2023 उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो मुख्यमंत्री साहब ने ये चैलेंज किया है कि अगर सिक्किम का पुराना कानून या तो रूल 44 को सिक्किम का पुराना कानून उल्लंघन, ये जो एसपीएससी का जो 15 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कॉल किया हुआ है उसमें नॉन सिक्किमीज या तो आरसी होल्डर को एप्लीकेंट बना के भेज दे, और अगर उनका एप्लीकेशन अगर एसपीएससी उनका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है तो वो तभी तुरंत रिजाइन कर देंगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनका कहने का मतलब क्या था कि जो रूल 44 है या तो पुराना कानून जो है वो अभी भी यथावत है और उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, और इसीलिए सिक्किम का जो जितना भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो सिक्किमीज लोगों के लिए सुरक्षित है, और इसमें कोई आरसी होल्डर या नॉन सिक्किमीज इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो एक बात उन्होंने ये कहा। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो सिंगलिंग में है, सिंगलिंग वेस्ट सिक्किम सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है और वो एक रूरल एरिया है। तो सिक्किम का पुराना कानून ये भी कहता है कि रूरल एरिया में कोई आरसी होल्डर जमीन रजिस्टर आरसी होल्डर जमीन खरीद नहीं सकता है। आरसी होल्डर जिसको ये फाइनेंस ये जो फाइनेंशियल अमेंडमेंट ने इनकम टैक्स देने से जिसको एग्जेम्प्ट किया है, जो आरसी होल्डर है वो भी अगर सिक्किम का रूरल एरिया में जमीन खरीद के दिखा दे तो वो तब भी रिजाइन करने के लिए तैयार है। रेवेन्यू ऑर्डर नंबर 1 अकॉर्डिंगली रेवेन्यू ऑर्डर नंबर 1 का अंतर्गत कोई भी आरसी होल्डर या नॉन सिक्किमीज सिक्किम का रूरल एरिया में जमीन था कि उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है अगर कोई आरसी होल्डर रजिस्टर कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री जी वो देने के लिए भी तैयार है। और तीसरा कि पवन चामलिङ जी जो एक नेपाली है, सिक्किमीज नेपाली है, वो भाईचुङ भुटिया का जमीन खरीद के दिखाए। क्योंकि रेवेन्यू ऑर्डर नंबर 1 हमको कोई भी सिक्किमीज नेपाली को भुटिया लेप्चा का लैंड खरीदने से मना करता है। तो पवन चामलिङ साहब पुराना कानून रेवेन्यू ऑर्डर नंबर 1 इसको भी प्रोटेक्ट करता है। कोई नेपाली सिक्किमीज नेपाली सिक्किमीज भुटिया लेप्चा का लैंड खरीद नहीं सकता है। तो ये सब कानून अभी भी यथावत है जी। एसकेएम पार्टी और इसमें कोई उल्लंघन नहीं है जी। तो नवराज गुरुङ, आपने बहुत सारी बातें एक साथ कही है। मुख्यमंत्री जी ने यही बात उनका भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 3 चीजों है वो करके दिखाए। जी, आपकी आवाजें नहीं आ पा रही हैं, हम फिर उसको ठीक कर लेते हैं। तब तक हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, आपका स्वागत है। एसटीएफ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और एसकेएम पार्टी के प्रवक्ता नवराज गुरुङ ने जो बातें कही हैं, सबसे पहले उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। वो उन बातों की व्याख्या कर रहे थे जो मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए चैलेंज किया है कि अगर कोई उन्हें गलत साबित कर दे तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। आपकी टिप्पणी। जी, हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। अच्छा, देखिए ये जो हमारा मुख्यमंत्री जी ने जो अभी एक दिन पहले जो भी बात किए है जो एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, और ये लैंड रजिस्ट्रेशन और भाईचुङ भुटिया के लैंड रजिस्टर ट्रांसफर करने के मामले में जो भी बात कर रहा है, ये है कि राजनीति पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो जड़ बात है, जो रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ये है कि जो
जो आयकर सिक्किम आयकर के मामले में जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट में ये किस आधार पे दिया है जजमेंट, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जजमेंट आर्टिकल 379 जो स्पेशल प्रोविजन है स्टेट का, दैट इज आल्सो एन नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, उसके आधार पे नहीं दिया है। वो आईटी एग्जेम्पशन जो दिया है वो दिया है आर्टिकल 14 के बेसिस पे, जो सिक्किम में जब भी कोर्ट में या गवर्नमेंट लेवल में जब भी सिक्किम स्टेट का मैटर आता है, तो वो 379 एक्ट से it has to go through with the आर्टिकल 379 क्या कहता है, वो इसमें लिंक करके वो जजमेंट नहीं दिया है। ये जजमेंट प्योरली आर्टिकल 14 के बेसिस पे दिया है, और ये क्लियरली वो पिटीशन में जो सबमिशन है, वो सबमिशन में या जजमेंट में हमको ये मिला है कि ये क्लियरली आर्टिकल 379 एक्ट जो है ये वायलेटेड इट हैज वायलेटेड द आर्टिकल 14। ये चीजें ऑब्जर्वेशन में जजमेंट में आया है, मैटर वहां है, और उसके बेसिस पे जजमेंट के बेसिस पे ही जो फाइनेंस एक्ट 2023 जो संसद में पास किया, उसमें जो क्लॉजेस ऐड हुआ है 4 और 5 कैटेगरीज का, और आईटी एग्जेम्पशन देने का जो मापदंड है वो क्या है, शेड्यूल ट्राइब है ना। तो उसी तरह सिक्किम में जो भी एग्जेम्पशन मिला है वो किस कैटेगरी में मिला है, वो सिक्किम इस कैटेगरी, ये डिफरेंट रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। गवर्नमेंट ऑफ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हमारा दस्तावेज है, उसमें क्लियरली लिखा है कि और सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट में जैसे आशिफ पड़ोल केस के और सुरेंद्र प्रसाद जी के जो केसेस है, उससे भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन को उन्होंने जस्टिफाई किया है। लेकिन इस आईटी एग्जेम्पशन जो मैटर है, जो रिसेंट जो जजमेंट है, इसमें क्लियरली आर्टिकल 14 के बेसिस पे दिया है, आर्टिकल 379 वायलेट करके दिया है। तो हमारा ये मानना है कि ये छोटे छोटे बातों में ये राजनीतिक बातें करने से नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही बात है तो आपको पता है शेड्यूल ट्राइब पर जमीन इंडिया में कहीं भी नॉन ट्राइबल को खरीद कर ट्रांसफर कर नहीं सकते, नॉट ओनली इन द मैटर ऑफ सिक्किम, ठीक है ना। ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट स्टैंड करने से ये जो रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो सिक्किम का है, ये सॉल्व होने वाला नहीं है जी। अब ठीक है। सो हमारा मानना है कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो क्लॉजेस आया है 4 और 5 कैटेगरीज का, वो 4 देखिए 5 कैटेगरीज का जो सिक्किमीज है, अभी वो सिक्किमीज बन गए, वो किस आधार पे बना है वो तो देखिए। वो जो सेकंड पिटीशन जो राबदिन लेप्चा एंड अदर्स ने जो लगाया था 2021 में, तो वो पिटीशन के आधार पे आप अगर वो देखेंगे तो उसमें ये कि ग्रेटेस्ट सिक्किम जो एग्जिस्ट हुआ करता था, सिक्किम मतलब ग्रेटेस्ट सिक्किम 1642 के बाद जो सिक्किम ग्रेटेस्ट सिक्किम एग्जिस्ट सोवरेन नेशन एग्जिस्ट किया करता था, उसी के बेसिस उसी को आधार बना के अभी क्या कर रहा है, ये जजमेंट दिया है। और फाइनेंस एक्ट में वो क्लॉज 5 जो सिक्किमीज पीपल जो डिफाइन किया है एग्जेप्शन के लिए, वो ये है कि ये ग्रेटेस्ट सिक्किम का कंसेप्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मान रहा है, इसको जस्टिफाई वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे रहा है। अदरवाइज कोई वजह कोई रीजनेबल जो कोई जस्टिफिकेशन अभी वो क्लॉज के मैटर में किसी ने नहीं दिया है। और जो 10 तारीख अप्रैल में जो असेंबली में सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली जो आया है, वो रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट खुद ही कह रहा है, आप देखिए कि उसमें क्या कह रहा है। मतलब रेजोल्यूशन में लॉ मिनिस्टर से कुंगन यमुना लेप्चा ने रेजोल्यूशन नंबर 2 क्या लाया है, वो खुद ही मैं पढ़ के थोड़ा सुनाता हूं। इसमें यह लिखा है कि इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023 नंबर 8 ऑफ 2023 मेकिंग द रिसेंट अमेंडमेंट इन सेक्शन 1026 AAA has deeply hurt the feeling and sentiments of the people of Sikkim and has created apprehension in the minds of the people of Sikkim that the definition of the term Sikkimese has been diluted। और ये सिक्किमीज का जो डेफिनेशन वो किस आधार पे, ये सिक्किम गवर्नमेंट मतलब यूनियन ऑफ इंडिया मर्जर होने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 है, उसमें क्लियरली डिफाइन किया है कि हु आर सिक्किमीज। ओके, सो उसी के बेस पे 371 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा है, नॉन ऑब्स्टेबल बना के रखा है। तो ये सिक्किम डेफिनेशन जो है वो खुद ही बता रहे हैं कि डायल्यूशन हुआ है,
जी अब जी कैसे डायल्यूशन होगा? डॉक्टर जब तक शिव कुमार 379 एक्ट डॉक्टर शिव वायलेट नहीं कुमार होता है। डॉक्टर शिव कुमार जी। आप ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और जो मेन मुद्दा है टैक्स एग्जेम्पशन का उस पर आप चाहते हैं कि इस पर बातें हों, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो सारी चीज़ें एक साथ लेनी होगी, उनको एड्रेस करना होगा कि आखिर इसके जड़ में क्या है। और आपने जो आर्टिकल 14 की बात कही, आर्टिकल 371F की बात हो रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे और नवराज की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन इससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज सिक्किम में आर्टिकल 371F को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और ख़ास करके STF जिसके नेता पवन कुमार चामलिंग हैं, उन्होंने विधानसभा में इसे उठाने की कोशिश की और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और उनके पार्टी के प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने ये कहा है कि छोटी छोटी जो राजनीति है उसे भूलकर जो मेन मुद्दा है टैक्स एग्जेम्पशन का उस पर आना चाहिए और उस पर अड़ी हुई सिक्किम जो STF है वो। और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। नवराज गुरुंग हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष केबी राय। केबी राय, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार केबी राय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं STF के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, SKM के प्रवक्ता नवराज गुरुंग, और आप भी हमारे साथ हैं। कई और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सिक्किम में ये जो बवाल मचा हुआ है, आप इसे क्या राजनीतिक मानते हैं या आप मानते हैं कि सभी मुद्दों का और सभी समस्याओं का जड़ ये जो 371F है? 371F जो विवाद चल रहा है सिक्किम में, इसका जड़ 371F नहीं है। इसका जो विवाद का जड़ है, ये जो 13 जनवरी 2023 का दिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पास हुआ जी, उसके अंदर जो भारत सरकार को डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ से कि TOSS को छूट देना है टैक्स एग्जेम्पशन में, और उसको लेकर जो सिक्किम का डेफिनेशन है, सिक्किमीज का टर्म डेफिनेशन को देश के अंदर उसको डालना है। तो इसीलिए विवाद इसी कारण सिक्किम में अभी बवाल मतलब हो रहा है यहाँ सिक्किम में। जी केबी राय, शुरू में ये कहा गया कि सिक्किमीज किसको कहा जाए, और ये टिप्पणी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसको सुप्रीम कोर्ट में से अपील करके वो टिप्पणी भी वापस करवा ली गई, लेकिन फिर भी ये मामला शांत नहीं हो रहा है। आखिर ये मामला इतना गर्म क्यों हो रहा है? क्या 2024 को इलेक्शन को ध्यान में रखकर सिक्किम में बवाल मचा हुआ है? इलेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं, क्योंकि ये तो सिक्किमीज जो भी सिक्किमीज है, जैसे कि एटमे एग्रीमेंट में सिक्किमीज का जो डेफिनेशन वहां पर उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है, उसमें से सिक्किमीज ऑफ नेपाली, सिक्किमीज ऑफ भुटिया, सिक्किमीज ऑफ लेप्चा करके सिर्फ डेफिनेशन में वो इंक्लूड है। ठीक है। तो एटमे एग्रीमेंट के बाद जब सिक्किम भारत में मर्ज हुआ, भारत का एक अंग बना, तो 371F वो सिक्किम के लिए वो 3 समुदाय है ना, सिक्किम के अंदर जितने भी समुदाय है, उन लोगों का पूरा सुरक्षा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कोई भी हो, इसको सुरक्षा के लिए 371F सुरक्षा कवर को निर्माण किया गया है। तो 371F का जो लक्ष्य है वो 3 समुदाय का प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए 371F के अंदर जो सिक्किमीज का डेफिनेशन है वो सिक्किमीज ऑफ भुटिया, सिक्किमीज ऑफ लेप्चा, सिक्किमीज नेपाली है। तो जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए जो सिक्किमीज डेफिनेशन को डाइल्यूट किया गया है, उसके अंदर दूसरा भी कोई समुदाय यहाँ पर इनपुट मतलब किया गया है, तो सिक्किमीज का डेफिनेशन तो डाइल्यूट हुआ ना। तो सिक्किमीज का डेफिनेशन जब डाइल्यूट हो रहा है
वो सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन के लिए बोल रहा है, ठीक है अभी तक तो, लेकिन वो तो सबसे प्रमुख द्वार वो तो खुल गया है दूसरों के लिए भी। आप भुटिया और लेप्चा नेपाली के अलावा और दूसरा समुदाय के लिए भी वो मूल द्वार तो खुल गया है। अब एक घर के अंदर वो जब घुस जाता है एक रूम में, तो दूसरा रूम में पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। इसीलिए सिक्किम में ये इसको लेके बहुत यहाँ पर बवाल मचा हुआ है जी। और लेकिन यहाँ पर सिक्किम के जितने भी लोग अभी यहाँ पर जो एकदम विरोध कर रहा है, वो लोग एकदम बिल्कुल दुखी हो रहा है। वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, वो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, वो अपने भविष्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वो लोग एकदम बवाल कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए इसको सिर्फ चुनाव के लिए इसको देखना गलत है। ये तो अस्तित्व की बात है सिक्किम के लिए। ठीक है। जी के बी राय हमारे साथ बने रहिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास। नवराज गुरुंग के पास चलते हैं। नवराज गुरुंग जो एसडीएफ पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर शिव कुमार, वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी जो मसले हैं उन पर नहीं, जो समस्याओं का जड़ है उस पर बात होनी चाहिए। और वो ये है कि टैक्स एग्जम्पशन एक खास समुदाय को दिया गया जो जिसका ये विरोध कर रहे हैं, आखिर उनको ये दिया गया तो क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है, क्या 371F का उल्लंघन हुआ है? आप कह रहे हैं नहीं हुआ। आपने सुनी इन दोनों। जी देखिए, ये जो ओल्ड सेटलर्स या तो सिक्किम में जो 26 अप्रैल 1975 से पहले जो सिक्किम में रहते आया है, उन लोग को ये टैक्स एग्जेम्पशन, उन लोग को भी ये टैक्स एग्जेम्पशन दिया है जी। तो बात ये है कि ये टैक्स एग्जेम्पशन हमें कोई ओल्ड लॉ को डाइल्यूट करके या तो कोई ओल्ड लॉ का मुताबिक हमको नहीं दे रहा है। और ये टैक्स एग्जेम्पशन, ये हमको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा था वो कोई ओल्ड लॉ का वजह से हमको नहीं मिल रहा था। जब ओल्ड लॉज का बात आता है तब यस, आर्टिकल 14, उसमें आर्टिकल 14 वाला बात नहीं आता है, क्योंकि उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन आ जाता है। और पुराना जो हमारा कानून है उसमें सिक्किमीज के लिए अलग से प्रोविजन है और उसमें आर्टिकल 14 का बात नहीं आता है। लेकिन जो भी पुराना कानून में नहीं है, जो बात पुराना कानून से नहीं जुड़ा है, उसमें आर्टिकल 14 वाला बात आता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं एक सिक्किमीज एक क्राइम करता हूं यहाँ पे, और एक नॉन सिक्किमीज एक क्राइम करता है, वही क्राइम करता है, तो मुझे सिक्किमीज होने का वजह से मुझे अलग सा कोई कानून नहीं लगता है। आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसमें हम सिक्किमीज को भी और नॉन सिक्किमीज को भी वही कानून लगता है, बिकॉज वी आर इक्वल इन बिफोर लॉ। लेकिन जब हमारा ओल्ड लॉज का बात आता है, जो हमारा मर्जर अग्रीमेंट में है कि ओल्ड लॉज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और आर्टिकल 371F जो ओल्ड लॉज को प्रोटेक्ट करता है, वहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन का वजह से आर्टिकल 14 काम नहीं करता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी ये बात क्लियर कर दिया है आरसी पॉडल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस में। अब बात है आईटी एग्जेम्पशन का। आईटी एग्जेम्पशन हमको मिल रहा है, हमारा पहले भी सिक्किम में जो सिक्किम मर्जर होने से पहले भी सिक्किम में जो रहता था, चाहे सिक्किमीज ऑफ नेपाली ओरिजिन हो, चाहे सिक्किमीज ऑफ भुटिया ओरिजिन हो, चाहे सिक्किमीज ऑफ लेप्चा ओरिजिन हो, या तो जो बिजनेस कम्युनिटी या फॉरेनर्स जो इंडियन सिक्किम में रहता था इंडियन बिजनेस करने के लिए, उनको भी ये टैक्स लागू होता था और इक्वल लागू होता था। तो उस वजह से जब सिक्किमीज को एग्जेम्पशन मिला है, तो जो पहले सिक्किम में रहते आया है, जो 26 अप्रैल 1975 से पहले रहते आया है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किया और आर्टिकल 14 का वजह से उन लोग को भी छूट देना चाहिए बोल के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। और बोथ एसडीएफ गवर्नमेंट जब उनका टाइम में वो लोग ने भी इसमें समर्थ जताया था।
वो लोग ने भी बोला था कि ठीक है, ओल्ड सेटलर्स या तो जो 1975 से पहले रहने वाला जो इंडियन है, जो सिक्किम में रहता था इंडियंस, वो लोग को भी छूट दिया जाए, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एसडीएफ गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्शन नहीं था, एसकेएम गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्शन नहीं था। इसीलिए वो लोग को इस जजमेंट में वो लोग को छूट मिला। जी, और पिछले दिनों हमने बातचीत भी की है इस पर, और बाकायदा सभी पार्टियों ने जी, बात इतना ही है कि उन लोग को जो सिक्किमीज बोल के उन लोग को क्लासिफाई किया है, ये आपको जो एटमी अग्रीमेंट में जो सिक्किमीज को डिफाइन करता है, वो वाला सिक्किमीज नहीं है। जो एटमी अग्रीमेंट में भुटिया, लेप्चा और नेपाली ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन को डिफाइन किया हुआ है, वो तो ओल्ड लॉ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन ये जस्ट फॉर एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स, जो सिक्किम का रेसिडेंट्स है, जो सिक्किम में 26 अप्रैल 1975 से रहते आ रहा है, उन लोग को भी ये टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाए। और ये सिक्किमीज का जो 26 ट्रिपल ए में जो सिक्किमीज डेफिनेशन था, ये टैक्स ओनली इन टैक्स एग्जेम्पशन, ये सिक्किमीज डेफिनेशन में वो लोग को भी 1975 26 अप्रैल 1975 से पहले रहने वाला लोग को भी इसमें ऐड किया है। लेकिन ये कोई ओल्ड लॉ का उल्लंघन नहीं है, ये जस्ट टू डिफाइन दैट दे आर आल्सो रेसिडेंट्स ऑफ सिक्किम। तो ये लोग को, और इसमें खाली टैक्स एग्जेम्पशन में ये लोग को ये क्लासिफिकेशन मिला है, खाली टैक्स एग्जेम्पशन में। इट इज क्लियरली रिटन कि फाइनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि ये खाली टैक्स एग्जेम्पशन के लिए है। इसमें ये सिक्किमीज, ये बात नहीं है कि वो लोग को टैक्स एग्जेम्पशन एक सिक्किमीज बोल के मिला है तो वो लोग अब हमारा ओल्ड लॉस में सिक्किमीज का जो डेफिनेशन, एटमी अग्रीमेंट में जो सिक्किमीज का डेफिनेशन है वो रिडिफाइन नहीं किया है। तो ये बात गलत है कि एटमी अग्रीमेंट में जो सिक्किमीज का डेफिनेशन था वो अभी भी वही है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, कोई छेड़खानी नहीं हुआ है जी। जो फाइनेंस एक्ट जो छूट इनकम टैक्स में दे रहा है वो अलग है, और ये कोई ओल्ड लॉस को। जी, डॉक्टर शिव कुमार जी, आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ टैक्स में छूट मिली है और इसे आप समझ रहे हैं कि अधिकारों का हनन हो गया, संविधान का उल्लंघन हो गया। ये टोटली जी, डॉक्टर शिव कुमार, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन का मुताबिक उन लोग को एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, और ये कोई पुराना कानून को तोड़ते हुए नहीं दिया है। ठीक है नवराज, ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए। अब डॉक्टर शिव कुमार, आपकी राय। देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया, उसी जजमेंट के बेसिस पे ये फाइनेंस अमेंडमेंट बिल 2023 पार्लियामेंट में लाया, और उसके बाद एक्ट भी 24 मार्च में पास किया संसद ने, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, क्लॉज सिक्किमीज कैटेगरी में जो एग्जेम्पशन मिला है, और कोई भी मतलब किसी को भी एग्जेम्पशन मिलता है तो कुछ कैटेगरी होता है, कुछ जस्टिफिकेशन, वैलिड जस्टिफिकेशन होता है। तो उसमें ये है कि सिक्किमीज के आधार पर जो दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 379, है ना। सो उसी के बेसिस पे 2008 में सिक्किमीज वालों को टैक्स एग्जेम्पशन मिला था, ठीक है ना। तो ये अगर पुराना कानून को अगर ये बताते हैं कि उल्लंघन नहीं करते हैं, 379 को बताते हैं कि उल्लंघन नहीं करता है, तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो सुप्रीम कोर्ट ने सबमिशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सबमिशन दिया है, तो ये जजमेंट पेज नंबर 20 में पैरा 9 में क्लियरली मतलब ये जजमेंट में लिखा है कि मैं थोड़ा लाइन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जी, संक्षिप्त में बता दीजिए आपने। हाँ, आप क्या कोर्ट ने क्या कहा? वेंकटरमन लॉन एएसजे has tried to justify the classification by submitting that a conscious decision has been taken by the legislature, parliament, to grant the benefit of exemption to only those Sikkim subjects whose names have been registered in the register maintained under the Sikkim Subject Regulation 1961. ये ASG का सबमिशन है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस सबमिशन को उन्होंने जस्टिफाई कर नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया, ये हमारा जानकारी में नहीं है।
ठीक है ना। अगर ये बताते हैं कि आर्टिकल 379 डायल्यूट नहीं हुआ या वायलेट नहीं हुआ, अगर उसमें कोई हानि नहीं हुआ, तो ये 10 तारीख रेजोल्यूशन क्यों लाया स्टेट असेंबली में? ये और 10 रेजोल्यूशन में तारीख क्या का लिखा रेजोल्यूशन है ये वो बहुत खुद ही अच्छा पढ़ बात के कहा सुनाए है कि उन्होंने। देखिए तो इसमें मैं हमारा नहीं, एसडीएफ का आप प्रवक्ता बाद में बात कीजिए। अभी धन्यवाद लेट देना चाहता हूँ। जी जी, कंप्लीट आप सारी पूरा कर बातें लीजिए उन्होंने डॉक्टर कहा। शिव कुमार, आप नहीं। पूरा कर लीजिए। जी जी। ये रेजोल्यूशन नंबर 2 में इन्होंने फर्दर ये किया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू क्लियरली एस्टैब्लिश बियॉन्ड एनी डाउट दैट द टर्म सिक्किमिज शैल मीन द 3 एथनिक ग्रुप कम्युनिटीज ऑफ द स्टेट। सिक्किमिज, लेप्चा ऑफ सिक्किमिज ओरिजिन, भुटिया ऑफ सिक्किमिज ओरिजिन, नेपाली ऑफ सिक्किमिज। ये अगर कुछ नहीं हुआ है, ये अगर आईटी सिर्फ आईटी मैटर अगर है, वो पुराना कानून से कोई लेना देना नहीं, तो जी। अभी तक का जो भी जजमेंट है, अभी तक का जो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब भी ये वार्ता हुआ है, मीटिंग हुआ है, तो मतलब आर्टिकल 379 ऐप से ऊपर जाके बाकी आर्टिकल से कोई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। पहली ये केस है जहां आर्टिकल 14 के बेसिस पे इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक ये है। किस तरह से दिया है, तो मैं इसमें एक बात क्यों दिया ऐड है? करना ठीक चाहता हूँ। ठीक है। आप इसी मुझे के लगता ऊपर है कि आप हमारा बहुत सारे apprehension है टेक्निकल कि- चीज बोलेंगे तो हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप काफी तो मुझे विस्तार से भी- जाना चाहते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को आप व्याख्या करना चाहते हैं। हमारा ये सवाल है मुझे कि भी जब आप मौका मुद्दा दीजिए। इतना सीरियस नहीं है तो फिर इसे सीरियस क्यों बनाया जा रहा है, जब सिर्फ ओल्ड सेटलर्स को टैक्स एग्जेम्पशन की बात कही जा रही है। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक याचिका दायर करेंगे। हो सकती है कि आपका केस मजबूत ना हो तो याचिका खारिज भी हो जाए, आप जैसा कि नवराज गुरुंग कह रहे हैं। बहरहाल हम नवराज गुरुंग की प्रतिक्रिया लेंगे, उससे पहले एक बार फिर सिक्किम रिवोल्यूशनरी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी सॉरी, केबी राय, उनके पास जाना चाहेंगे। केबी राय, आपने दोनों मेहमानों को सुना, वो अपने अपनी बातें कह रहे हैं, आप किन से ज़्यादा संतुष्ट हैं? ये जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से और एसडीएफ पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो बयान आ रहा है, उसके ऊपर आप बोल रहे हैं क्या? जी, उन्होंने एक तरह से कोर्ट के ऑर्डर की व्याख्या की है और जो सरकार के पक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन की बात हुई है, जो पुराना जो कानून है, जो सेफगार्ड्स है वहाँ के लोगों के लिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आप इससे सहमत हैं क्या? मैंने पहले कहा था कि रास्ता खुल गया है। आप देखिए, सिक्किमीज, भुटिया, लेप्चा, नेपाली ओरिजिन से अलावा दूसरा भी कोई समुदाय अब घुस गया है सिक्किमीज डेफिनेशन के अंदर। सिर्फ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए बोल रहा है अभी तो जी। लेकिन जो ऑफ ईयर बोल के जो 26 अप्रैल 1975 से पहले जो भी लोग भारत के विभिन्न राज्यों से कहीं से भी आकर सिक्किम में अभी रह रहा है, उसका वो भी और उसका जो भी डिसेंडेंट है, हाँ, वो 1975 के पहले के लोग, केबी राय। हाँ, 1975, जी जी जी, 1975 से पहले का लोग, ठीक है जी जी। उन लोगों को सभी ये छूट मिलेगा, इनकम टैक्स एग्जम्पशन होगा बोल के वहां पर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्स एग्जम्पशन किस आधार पे मिलेगा, हाँ, भारत के नागरिकों को किस आधार पे मिलेगा? तो वो जो दूसरा जो राज्य में मिला है वो तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को मिला है, ठीक है जी। और सिक्किम में किसको मिला है? सिक्किम को मिला है जो सिक्किमीज डेफिनेशन के अंदर है, और वो जो सिक्किमीज अपना जनमत देकर रेफरेंडम में वोट डालकर सिक्किम को भारत का अंग बना दिया है, हाँ, ठीक है, 1975 में। और सरकार, सिक्किम सरकार की तरफ से दलील दिया है कि सिक्किम के लोगों को क्यों टैक्स देना चाहिए, क्योंकि ये सिक्किम के लोग ने अपना जो देश है, अपना रेफरेंडम में वोट डाल के सिक्किम भारत में मत कर दिया है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो तो फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी और किसी भी मैटर में ये बैकवर्ड है, तो इसीलिए इन लोगों को छूट देना चाहिए बोल के दलील दिया है और उसी के हिसाब से छूट दिया है। सिक्किमीज डेफिनेशन में जो आता है उसको छूट दिया गया है। तो ओल्ड सेटलर्स को अब फिर सिक्किमीज डेफिनेशन में डाल के वो इनकम टैक्स छूट देता है, तो फिर इसके बाद और सिक्किम के जो ओल्डर के अंदर जो भी प्रिविलेजेस है, जो अभी सिक्किमीज लोगों को वो एंजॉय करने के लिए वो अभी एंजॉय कर रहा है, तो उसमें भी वो लोग अगर अब देखिए 75 से पहले का तो हम लोग तो सिक्किमीज बन चुके हैं,
सिक्किम डेफिनेशन में आ चुका है, चाहे वो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए हो। लेकिन हम लोग तो सिक्किमीज है ना अब, तो इसीलिए हमें भी ये प्रिविलेज मिलना चाहिए बोल के वो लोग तो फिर उसको आदर बना के वो लोग तो फिर जी कानून की जी टैक्स एग्जेम्पशन का आधार क्या हो? केवी राय, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिक्किम में सिक्किमीज की परिभाषा को लेकर उपजे विवाद का और आर्टिकल 371F को लेकर STF द्वारा किए जा रहे विरोध के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए जो मेहमान हैं STF के डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और SKM के प्रवक्ता नवराज गुरुंग, इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी बातें कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे दर्शकों को भी समझने का मौका मिलेगा कि आखिर सिक्किम में ये मुद्दा आखिर क्यों इतना गरमाया हुआ है। सिक्किम में हमने देखा कि पिछले 8 अप्रैल को जॉइंट एक्शन काउंसिल ने एक रैली निकाली और रैली में हिंसा हुई और जॉइंट एक्शन काउंसिल के ही वाइस प्रेसिडेंट और शिक्षक साथ ही जागरूक नागरिक तीर्थ शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीर्थ शर्मा, आपका स्वागत है। इससे पहले हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। तीर्थ शर्मा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब सिक्किम में आर्टिकल 371F के तहत जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है, सिर्फ उन लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है और दूसरी कोई छूट नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पुराना जो कानून है इसमें कोई छेड़छाड़ और बदलाव नहीं किया गया है। आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम मैं सभी नॉर्थ ईस्ट लाइव का दर्शक मित्र को अभिवादन करना चाहता हूँ। हमारे पैनल के जितना भी SKM और SDF का जो भी प्रवक्ता लोग थे, माने पैनलिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला वो मैंने नहीं सुना जी। और बीइंग एक जाट का सदस्य था और मैं एक सिक्किम का रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के बदौलत मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सिक्किम का पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। ये है हमारे अस्मिता और आइडेंटिटी का इश्यू है और इसमें पॉलिटिक्स और पार्टी से ऊपर होके एक सिक्किमिस्ट होके सोचने का एक माने सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिस स्थिति में आज हमारा माने एक स्थिति बन गया है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनेंस बिल को लेके, आज सिक्किम का सभी सिटीजन्स लोग कंफ्यूजन में है और हम ये कह नहीं सकते कि जो इनकम टैक्स का जो इश्यूज में जो आया 26A में जो अमेंड हुआ और 2 क्लॉज 4 और 5 इंक्लूड हुआ, ये फर्दर और इन फ्यूचर में ये सिक्किम का जो राइट है, जो सिक्किम का स्पेशल आइडेंटिटी है, इस पर कोई आज नहीं आएगा ये हम नहीं बोल सकते। अगर पिछले 1975 से लेके जिस दिन सिक्किम भारत के एक अंग हुआ, हमने अपने सोवरेनिटी देके भारत सरकार के एक अंग हुए हैं और जिस नजरिए से भारत सरकार एक सिक्किम राज्य को देख रही है, हम काफी दुखी है कि 1975 से लेके आज तक जो पुराना कानून था, जिसके लिए वो कानून अमेंड हुआ, जिसके लिए वो क्लॉजेस बना, आज कितना वो सिक्किम में वो इफेक्ट हो चुका है और हमारा पुराना कानून का अभी सिक्किम में स्थिति क्या है। और दूसरा बात, हम सबसे भारत का एक ऐसा स्टेट है जो हम भारत को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम ट्रू नेशनलिस्ट है, लेकिन जिस प्रिविलेजेस एक सिक्किम को मिला है आफ्टर गिविंग और कंट्री, उसमें जिस नजर से लोग देख रहे हैं और उससे हम काफी दुखी हैं जी। क्योंकि वो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि सिक्किम का कम आबादी जो हम पीसफुली रह रहे हैं, हम किसी को अभी तक हमारा स्टेट में कुछ ऐसा तीर्थ शर्मा,
तीर्थ शर्मा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा जो है काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए सिर्फ एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस पर आने वाले दिनों में विधानसभा के जो एक विशेष सत्र और बुलाया जाए और इस पर बातचीत हो, चर्चा हो, तब जाकर ये जो मुद्दा है सिक्किम के सभी लोगों के लिए ये हल हो जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा? ऐसा सत्र तो बुला चुकी है गवर्नमेंट, लेकिन पिछले शायद 10 तारीख को मने हुआ था। जिस तरीका से हमने वहाँ पे सत्र में देखा कि जिस तरीका की यहाँ पे ये सिक्किम में पॉलिटिक्स इतना भारी हो चुका है कि हम कुछ चीज जानने के लिए भी हमको पॉलिटिकली देखा जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों जो पार्टी के वहाँ पे सदस्य बैठे हुए हैं पैनल में कि हम 1 घंटा और 1 दिन ये पॉलिटिक्स से आगे आके इस मुद्दा पे अच्छा से बहस करें। जी ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास समय की कमी है तीर्थ शर्मा जी, हम सीधे नवराज गुरुंग का रुख करते हैं। नवराज गुरुंग, आपने सभी की बातें सुनी हैं, अब आपकी बारी है, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए सीधे आपके पास चलते हैं। नवराज, देखिए, मैं इसमें 3 बात बोलना चाहता हूँ। पहले तो केबी राय जी ने जो कहा कि ये जो फाइनेंस एक्ट ने जो पास अमेंडमेंट हुआ है, दिस ओपन्स द डोर टू फर्दर डाइल्यूशन। तो मैं उनको इसी बात में मैं बोलना चाहता हूं। इसी बात में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर डोर खुलती है, सिक्किम का जो पुराना कानून को उल्लंघन करने का डोर खुलती है, तो दिखाए, हमें दिखा दे। जैसे कि जो 15 पोस्ट 6 मई को आ रहा है, उसमें कोई नॉन सिक्किमीज या तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होल्डर जिसको फाइनेंस एक्ट का अंतर्गत जिसको टैक्स एग्जेम्पशन मिला है, उसको फॉर्म भरने के लिए वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर फॉर्म भर के दिखाए। जो सिक्किमीज के लिए ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, जो गवर्नमेंट जॉब सिक्किमीज के लिए प्रोटेक्टेड है, वो आरसी होल्डर को मिलने वाला नहीं है। तो कोई डोर नहीं खुल रहा है, इसमें कोई डोर नहीं खुल रहा है। ये बात इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वो कहा था। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ने, अगर कोई उल्लंघन नहीं हुआ तो रेजोल्यूशन क्यों लाया, ये प्रश्न है। तो हम ये बताना चाहता है कि सिक्किम सरकार को मालूम है कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, और सिक्किम सरकार को पुराना फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनका ओपिनियन भी दिया है, और अभी सॉलिसिटर जनरल ने भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि 371F को ये फाइनेंस एक्ट डाइल्यूट नहीं करता है, और इसको कोई डेंजर 371F और सिक्किम का ऑल लॉस को कोई डेंजर नहीं है, ये उन्होंने लिख के दिया है। आपकी इसी बातों पर मैं ये बताना चाहता हूं कि रेजोल्यूशन लाने का एक ही मतलब था, जो जनता का मन में जो एप्रीहेंशन भरा हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो गलत मैसेज फिजा रहा है, उसको दूर करने के लिए रेजोल्यूशन लाया बोलता है जनता को। तो वो जो अप्रीहेंशन जनता का पास है, वो अप्रीहेंशन दूर कराने के लिए ये रेजोल्यूशन लाया। ठीक है, इसी बात पर खत्म करना होगा इस कार्यक्रम को। नवराज गुरुंग जी और शिव कुमार शर्मा जी, आपने बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष रखा है। हमें लगता है कि इस पर आगे भी चर्चा होगी और सिक्किम में जो बवाल खड़ा हुआ है ये जल्द ही समाप्त होगा। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।